हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। तो गाइज़ आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम ऐप पे जाना है आपको, वहाँ स्टडी विद रितेश सर्च करना है और हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको क्लास का पीडीएफ जो है वहाँ पर मिल जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सही है ना। तो आपको चार जोड़ा दिया गया है, चार पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा एक जोड़ा सही है। पहला ऑप्शन है टाइपराइटर रेमिंगटन, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर नादेला, तीसरा ऑप्शन है उद्भव डार्विन, चौथा ऑप्शन है एरोप्लेन हार्वे। जल्दी से आंसर कीजिएगा। वेरी गुड। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है देन आप लोग सही हैं। तो देखिए डार्विन जी के द्वारा एक प्रसिद्ध फेमस बुक लिखी गई थी, है ना। कौन सी? जीवों का उद्भव, या फिर बोल सकते हो जीवों का उत्पत्ति। ठीक है, तो जीवों का उद्भव, है ना। इस पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो कौन थे? चार्ल्स डार्विन जी थे। ठीक है, तो यही चीज़ जो है आपको बताना था कौन सा जोड़ा सही है। तो यही एक जोड़ा जो है सही है। बाकी का जोड़ा देख लेते हैं, जैसे टाइपराइटर। तो टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? तो ऑस्टिन बर्ट। ठीक है, ऑस्टिन बर्ट आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर दिया क्या गया था? रेमिंगटन दिया गया था, जो कि गलत जोड़ा था। ठीक है, तो टाइपराइटर के आविष्कारक कौन थे? ऑस्टिन बर्ट थे। इसके बाद कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। ठीक है, चार्ल्स बेबेज। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर क्या दिया गया था? नादेला, जो कि गलत दिया गया था। अब देखिए चौथा ऑप्शन है एरोप्लेन। तो एरोप्लेन के आविष्कारक कौन थे? तो राइट ब्रदर्स थे। ठीक है, दो भाई थे, राइट ब्रदर्स। ठीक है, ब्रदर्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया था? हार्वे दिया गया था, जो कि गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ? तो ऑप्शन सी उद्भव डार्विन, है ना। चलिए अब देखिए डार्विन जी ने एक सिद्धांत भी दिया था, कौन सा? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन जी ने ही दिया था, यानी नेचुरल सिलेक्शन, है ना। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है किसने दिया था? तो आपको याद रखना है किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन जी ने दिया था। ओके, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त संचालन की खोज किसने की? बताना है आपको। मानव शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, दूसरा ऑप्शन है विलियम हार्वे, तीसरा ऑप्शन है जोनास सॉक, चौथा ऑप्शन है लुइस पाश्चर। जल्दी से आंसर कीजिएगा। वेरी गुड। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है देन आप लोग सही हैं, है ना। तो विलियम हार्वे जी ने, है ना, ब्लड सर्कुलेशन की खोज की, है ना, यानी रक्त परिसंचरण भी जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, रक्त संचालन कह लो या फिर रक्त परिसंचरण। तो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो आपको याद रखना है किसने की? विलियम हार्वे जी ने की थी। ओके, विलियम हार्वे जी ने। अब देखिए, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ से रॉबर्ट कोच के बारे में। तो इन्हें सूक्ष्म जैविक के क्षेत्र में योग्य पुरुष माना जाता है। इन्होंने हैजा तथा टीबी जैसे रोगों पर अध्ययन किया और उसको सिद्ध कर दिया कि कुछ रोग जो है ना, जैसे आपका भी मैंने बताया हैजा हो गया, टीबी हो गया। हैजा को क्या कहते हैं? कोलेरा भी कहते हैं। तो ये सब जितने भी रोग हैं इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये किसके कारण होने वाले रोग हैं? सूक्ष्म जीव के कारण होने वाले रोग होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग जोनास सॉक के बारे में। तो इनसे रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लेता है कि पोलियो टीके की खोज किसने की? पोलियो टीके की खोज किसने की? बता सकते हैं आप लोग? पोलियो का टीका का खोज कौन किया था? पोलियो का टीका, पोलियो पोलियो का टीके का खोज कौन किया था? तो ये किसने किया था? जोनास सॉक ने किया था। ठीक है, और ये जो पोलियो है ये किसके कारण फैलता है? बैक्टीरिया या फिर वायरस के कारण? बताइए तो, बताइए।
पोलियो जो है ये कैसा रोग है, विषाणु जनित रोग है या फिर जीवाणु जनित रोग है? तो आपको याद रखना है, वेरी गुड, ये वायरस द्वारा जो है फैलने वाला रोग है, यानी एक विषाणु जनित रोग है ये। ओके, ये विषाणु जनित रोग है। तो प्रश्न पूछ लेता है कि पोलियो कौन सा रोग है, तो विषाणु जनित रोग है, यानी विषाणु वायरस के द्वारा जो है ये फैलने वाला रोग है। अब बात कर लेते हैं लुईस पाश्चर जी के बारे में। तो ये इनसे रिलेटेड भी एक प्रश्न पूछ लेता है कि रैबीज के टीके की खोज किसने किया था? रैबीज के टीके की खोज कौन किया था? रैबीज के टीके की खोज कौन किया था? तो किसने किया था? लुईस पाश्चर जी ने किया था। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं, यानी आपको प्लांट के 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स बताने हैं। कौन कौन से होंगे? पहला ऑप्शन है फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा कैल्शियम। दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, पोटेशियम तथा नाइट्रोजन। तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, फास्फोरस तथा नाइट्रोजन। चौथा ऑप्शन है कैल्शियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम। जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे। वेरी गुड। तो यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है देन आप लोग सही हैं। ठीक है, तो पौधे के 3 प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हो जाएंगे? फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन। अब इसको आप लोग याद कैसे कर सकते हो? तो आपको NPK करके जो है याद कर लेना है। ठीक है, N से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, P से क्या होता है? फास्फोरस होता है, और K से क्या होता है? पोटेशियम होता है। ठीक है, तो NPK जो है ये पौधे के 3 प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के मुख्य घटक है, यानी मेन कंपोनेंट्स पेट्रोलियम का क्या है बताना है आपको। पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है वसा और तेल, चौथा ऑप्शन है आयनिक यौगिक। देखिए ये आपके पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, तो आप लोग बताइएगा आंसर क्या होगा। वेरी गुड। तो यदि आप लोगों का आंसर ऑप्शन ए है हाइड्रोकार्बन देन आप लोग सही हैं, है ना। तो पेट्रोलियम का जो मुख्य जो कंपोनेंट्स होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है, तो ये आपको बताना है जल्दी से। पेट्रोल की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, बताइए तो पेट्रोल की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? जल्दी से बताना है आप सभी को, है ना। क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो है वो किस चीज़ से मेजर की जाती है? वेरी गुड, ऑक्टेन नंबर, है ना, ऑक्टेन नंबर। ठीक है, ऑक्टेन नंबर से जो है हम लोग पेट्रोल की गुणवत्ता को मेज़र करते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस परत में मौसमी घटनाएं घटती हैं? ऑप्शन है शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल। आपके पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। यानी एटमॉस्फेयर की किस लेयर में मौसमी घटनाएं, जैसे बिजली चमकना, आंधी आना, बरसात का आना, ये सब क्या है? मौसमी घटनाएं हैं। तो ये सब मौसमी घटनाएं किस मंडल के तहत होता है? वेरी गुड। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन ए दिया है शोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर देन आप लोग सही हैं। ठीक है, तो शोभमंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं ये सब होती हैं। अब देखो, वायुमंडल को तापमान और उसके अन्य घटकों के हिसाब से 5 परतों में बांटा गया है। कौन कौन सी 5 परतें हैं? तो पहली है शोभमंडल, इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ आप लोगों को। एक होता है समतापमंडल, ठीक है, एक होता है मध्यमंडल, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम है इसका ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल। और एक होता है आपका बाह्य मंडल, ठीक है, और एक होता है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल। अब देखो जनरली प्रश्न क्या क्या पूछता है कि मौसमी घटनाएं किस में होती हैं? तो इस शोभमंडल में होती हैं, है ना, यानी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। अब देखिए समताप मंडल में क्या होता है, तो जितने भी हमारे हवाई जहाज हैं
और या फिर जेट विमान है, तो ये सब किस मंडल में उड़ते हैं? तो ये सब हमारे स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कोई नहीं बताएगा। अब देखो ओजोन मंडल यानी मध्य मंडल में क्या होता है, तो ओजोन मंडल में जो है मुख्य रूप से ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, ओजोन यानी ऑक्सीजन के 3 लेयर से बनी हुई गैस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से, सॉरी, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी ओजोन गैस है, जो कि हमारे मध्य मंडल यानी ओजोन मंडल में पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सी गैस है, यही ओजोन गैस है ना। यानी सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उसका अवशोषण कौन सी गैस करती है? तो ओजोन गैस करती है। अब देखिए बाह्य मंडल में क्या क्या होता है, तो इस मंडल में जो है जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं तथा उपग्रह हैं, ये सब क्या करते हैं? पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ओके, अब देखिए आयन मंडल में क्या क्या होता है, तो आयन मंडल में हमारे जितने भी रेडियो, टेलीफोन है ना, टेलीविज़न वगैरह, ये सब की सुविधा जो है हम लोग को प्राप्त है। ठीक है, तो इतना पॉइंट्स है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी वर्ग का रक्त ग्रहण कर सकता है? ऑप्शन है ए, बी, ओ, ए, बी। यानी किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी वर्ग का रक्त जो है, यानी किसी भी ग्रुप का ब्लड को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। तो ऐसे कौन से ग्रुप में होता है, बताइए जल्दी से आंसर। यानी देखिए सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो ये पूछा गया है कि सर्वग्राही है ना, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? बताइए सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड। जल्दी से बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी गुड, तो कौन सा होता है? तो ए बी है ना। ए बी जो ग्रुप है, ब्लड ग्रुप, ये कौन सा होता है? तो ये सर्वग्राही रक्त समूह होता है ना। समझ में आया, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड होता है। अब बताइए रक्त समूह की खोज किसने की थी, क्या आप लोग बता सकते हैं? ये भी प्रश्न पूछा गया था। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। लेकिन रक्त समूह कहे, ब्लड ग्रुप कहे, तब क्या आंसर करोगे? तो कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, कार्ल लैंडस्टीनर। और आपसे पूछे रक्त परिसंचरण की यानी ब्लड सर्कुलेशन की, तो किसने किया था? विलियम हार्वे ने। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग हमेशा याद रखना। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का उपकेंद्र वह केंद्र है जिसका संबंध है इससे। ऑप्शन 4 दिया हुआ है और आपको बताना है कि भूकंप का जो उपकेंद्र है वह ऐसा केंद्र है जिसका संबंध किससे है। ऑप्शन है भूकंप फोकस के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर केंद्र बिंदु। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप की उत्पत्ति की जगह। तीसरा ऑप्शन है वह जगह जहां भूकंप महसूस किया जाता है। चौथा ऑप्शन है भूकंप की सतह के ऊपर वह केंद्र जहां पहला झटका महसूस किया जाता है। तो बताइएगा जल्दी से। द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक इज द सेंटर विच इज रिलेटेड टू। देखिए ये भी पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। वेरी गुड, तो यदि आप लोग आंसर ऑप्शन डी दे रहे हैं देन आप लोग सही हैं, है ना। तो भूकंप का उपकेंद्र जो है ऐसा केंद्र होता है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर, वह केंद्र जहां पहला झटका महसूस किया जाता है। ठीक है, अब देखिए शब्द आया है भूकंप, और भूकंप से संबंधित 1 से 2 प्रश्न भी पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। एक प्रश्न 2019 में पूछा गया था कि सिस्मिक तरंगे संबंधित हैं। ये प्रश्न था कि नहीं जी? सिस्मिक तरंगे संबंधित है, बता सकते हैं आप लोग। ऑप्शन में दिया हुआ था ऐसे, समुद्र पहला ऑप्शन दे दिया था, उसके बाद भूकंप दे दिया था, फिर हवा दे दिया था। यानी इसके मतलब कई सारे जो है ऑप्शन दिया हुआ था। मान लीजिए ये ऑप्शन ए है, बी है, ये सी है। बताइए तो सिस्मिक तरंगे संबंधित है, इन तीनों में से किससे संबंधित है? यानी सिस्मिक है ना, सिस्मिक जो है इंग्लिश वर्ड है, तो सिस्मिक वेव्स इज रिलेटेड टू। बताइए किस चीज़ से संबंधित है? तो वेरी गुड, किससे संबंधित है? तो भूकंप से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? यानी अर्थक्वेक का जो वेव्स होता है उसको किस चीज़ से मेजर किया जाता है? बताइए।
भूकंपीय तरंगों को, है ना, भूकंपीय, हाँ बताइए, भूकंपीय तरंगों को किस चीज़ से मापा जाता है? भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? जल्दी से बताइए, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? वेरी गुड, किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ, ठीक है, याद रखना, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है ना, यानी अर्थक्वेक का जो वेव्स होता है ना, तरंग होता है, उसको किस यंत्र से मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि भूकंपीय तीव्रता, ये इसको जो मापा जाता है वो यंत्र का क्या नाम है, तब क्या कहोगे? भूकंपीय तीव्रता, तो वो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक जो है वो मेज़र किया जाता है किससे? रिएक्टर स्केल से। तो भूकंपीय तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग? रिएक्टर स्केल, ठीक है, रिएक्टर स्केल, इसको लिख लीजिए ऐसे, रिएक्टर स्केल। देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे कि भाई ये सिस्मोग्राफ क्या है और ये रिएक्टर स्केल क्या है। तो आपको याद रखना है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं हम लोग, और सिस्मोग्राफ का प्रयोग कब करते हैं? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार इनके कारण होता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कणों, हीलियम, जल वाष्प। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में जो लाइट स्कैटरिंग होती है, लाइट का स्कैटरिंग होता है, उसका रीज़न क्या है, यही पूछा गया है। वेरी गुड, तो यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी दिया है, धूल के कणों, देन आप लोग सही हो। तो क्यों होता है? तो बाई डस्ट पार्टिकल्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का अर्थ है, एड्स का फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंट सिंड्रोम, तीसरा ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, चौथा ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कर दो यहाँ पे, बताओ जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे, सिंड्रोम कर दो। अब बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जी? वेरी गुड, तो यदि आप लोग का आंसर ऑप्शन डी है, देन आप लोग सही हो, है ना। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? सबको मालूम है, बताइए कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर? क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का पत्ता हरा दिखता है क्योंकि, ऑप्शन दिया हुआ है, हरे प्रकाश को अवशोषित करता है, पीले और हरे प्रकाश को छोड़ सभी को प्रतिबिंबित करता है, या फिर हरे प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, या फिर लाल तथा पीले प्रकाश को अवशोषित करता है। जल्दी से बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी गुड, तो यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हो, देन आप लोग सही हो, है ना। तो पौधे का पत्ता जो है हरा दिखता है क्योंकि ये क्या करता है? हरे प्रकाश को परावर्तित करता है ना। समझ में आया? यानी पौधे का पत्ता हरा दिखता है क्योंकि वह हरे प्रकाश का क्या करता है? परावर्तन करता है। अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि पत्तियों का रंग जो है हरा क्यों होता है? सबको मालूम है, किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको बताना है इन चारों में से किसका यूज जो है सौर सेल बनाने में नहीं किया जाता है। ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है प्लेटिनम, तीसरा ऑप्शन है गैलीनियम, चौथा ऑप्शन है जर्मेनियम। देखिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है प्लेटिनम, तीसरा ऑप्शन है गैलियम, चौथा ऑप्शन है जर्मेनियम। जल्दी से बताइएगा आंसर। वेरी गुड, तो यदि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं, देन आप लोग सही हैं। तो सौर सेल बनाने में जो है प्लैटिनम का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, इन सभी का प्रयोग जो है किया जाता है सोलर सेल बनाने में। अब देखिए प्लैटिनम जो है नहीं किया जाता है इसका प्रयोग, और प्लैटिनम एक ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो 2 ऐसी धातुएं हैं, सोना और प्लैटिनम, जो कि मुक्त अवस्था में पाई जाती है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर के अंदर जल के उबलने का ताप बिंदु क्या है। यानी प्रेशर कुकर में जो वाटर बॉयल होता है उसका ताप बिंदु क्या है लगभग। तो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है, लगभग 120 डिग्री सेल्सियस है, या लगभग 98 डिग्री सेल्सियस है, लगभग 90 डिग्री सेल्सियस है। आंसर कीजिएगा सभी स्टूडेंट। मे बी मोस्टली स्टूडेंट गलत आंसर दें इस क्वेश्चन का। देखिए ये भी पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है आपके। वेरी गुड। तो यदि आप लोग आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं देन आप लोग सही हैं। तो लगभग 120 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब जो है उत्पन्न करके खाना बनाया जा सकता है, ठीक है। अब अधिक दाब होने के कारण कुकर में जो जल होता है, वाटर होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ताप पर गर्म किया जा सकता है, ठीक है। और इसीलिए जो है खाना भी जल्दी बन जाता है। एक प्रश्न भी पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, बता सकते हो आप लोग। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। प्रेशर कुकर में हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, बताओ जल्दी क्यों पकता है। प्रेशर कुकर में जो खाना है वो जल्दी क्यों पकता है। तो आपको याद रखना होगा कि अधिक दाब होने पर जो है पानी क्या होता है, अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। यानी अधिक दाब होगा तो भाई पानी जो है, वाटर है, वो भी अधिक तापमान पर उबलने लगता है और इसी के कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कौन से यंत्र के प्रयोग से नवीन जीव वैज्ञानिक को कोशिका की आंतरिक संरचना की बेहतर जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। ये भी आपके पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि नवीन जीव वैज्ञानिकों को कोशिका की आंतरिक संरचना की बेहतर जानकारी मिलती है तो किस यंत्र के प्रयोग से मिलती है। ऑप्शन है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या फिर अल्ट्रासेप्ट्रीफ्यूज के द्वारा। बताइए किस यंत्र के द्वारा कोशिका की आंतरिक संरचना की बेहतर जानकारी मिली है नवीन जीव वैज्ञानिकों को। वेरी गुड। तो यदि आप लोग ऑप्शन सी आंसर कर रहे हो तो देन आप लोग सही हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा है ना, जितने भी नवीन जीव वैज्ञानिक हैं उनको कोशिका की आंतरिक संरचना की बेहतर जानकारी प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यम के तापमान में वृद्धि से प्रकाश की गति बढ़ती है, घटती है, तेजी से घटती है, अपरिवर्तित रहती है। जल्दी से बताना है सभी बच्चों को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी माध्यम के ताप में वृद्धि करेंगे तो साथ ही साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको यही बताना है। माध्यम के तापमान को हम लोग बढ़ा देंगे तो जो प्रकाश की गति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ती है, घटती है, तेजी से घटती है, या फिर अपरिवर्तित रहती है। बताइए। वेरी गुड। तो क्या होगा, ऑप्शन डी यानी अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। अब शब्द आया है प्रकाश। तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था, तो रोमर जी ने मापा था, सबको मालूम है ना। अब देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है अलग अलग होती है। जैसे आपसे पूछ लेता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, बताइए। प्रश्न ऐसे पूछेगा कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितनी होती है, तो कितनी होती है याद रखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपसे पूछे पानी में, है ना, यानी प्रकाश की चाल जो है पानी में कितनी होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे कांच में पूछे कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की अलग अलग चालें हैं। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब पानी में कितनी होती है जी, 2 पॉइंट है ये, ठीक है, सॉरी 2.25, ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में कितनी होती है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब देखिए प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा अधिक किस में है, बताइए। आप लोग देख भी सकते हैं निर्वात में, यानी इन वैक्यूम में, है ना। तो प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है। लिख लीजिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है।
प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बताइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष विरोधी सुई इसे रोकने के लिए दी जाती है, यानी जो एंटी टॉक्सिक इंजेक्शन दिया जाता है वो किस रोग को रोकने के लिए दिया जाता है? ऑप्शन है यक्ष्मा, टेटनस, हैजा, मलेरिया। जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करें। तो वेरी गुड, यदि आप लोग आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं देन आप लोग सही हैं, टेटनस, है ना। तो टेटनस इंजेक्शन दिया जाता है, टेटनस का वो किस रूप में दिया जाता है? वो विष विरोधी सुई के रूप में दिया जाता है, ठीक है। टेटनस का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो विष विरोधी सुई के रूप में दिया जाता है। ओके, अब देखिए ये 2 से 3 बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए टेटनस का बात करें तो ये क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि ये वायरस के कारण होता है या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपको याद रखना है कि ये एक जीवाणु जनित रोग है, यानी ये बैक्टीरिया है ना, जीवाणु के कारण होता है। और कौन से जीवाणु के कारण होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु के कारण जो है ये रोग होता है। ओके, तो आप लोग ये याद रखना। अब बात कर लेते हैं हम लोग यक्ष्मा की, यानी टीबी की, ट्यूबरक्लोसिस की। तो देखिए ये जो है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि टीबी किसके कारण होता है, जीवाणु या विषाणु? क्या आंसर करोगे? तो ये जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। समझ में आया? और किस जीवाणु के कारण होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस, लिख देता हूँ, ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। चलिए अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं हैजा की, जिसको कोलेरा कहते हैं। तो ये जीवाणु जनित रोग है। मलेरिया की बात कर लेते हैं, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब इसमें होता क्या है कि मलेरिया बुखार जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, और ये एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। ओके, तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय, गुड नाइट।